हेलो एवरीवन, काशी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम चैप्टर 1 रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें आज इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, है ना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, ये सारी चीजें ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलिए तो आज के हम आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेटा हम डेफिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझते हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, और ये थ्योरम आप पहले से ही जानते हैं, बस इसकी स्टेटमेंट हमें याद करनी पड़ेगी और वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या है। जैसे हमें पता है कि अगर हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 60 या 60 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कैसे निकलेंगे बेटा, ये हो जाएंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखो 60 को हम कैसे लिखते हैं, 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 5 ऐसे हम लिख सकते हैं, और लास्ट में अगर हमें इंटू में 1 भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस पता है आपको, यही हमारे पास में अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। बहुत आसान है। कैसे, देखो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास में कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बोले तो अब एक है हमारे पास में, ये कंपोजिट नंबर बोले तो इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। और ये जो हमने निकाले हैं बेटा, ये वाले नंबर, हाँ, इनको हम क्या बोलते हैं बताओ, इन्हें हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। अभी डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़नी है हमें सिर्फ ये समझना है। देखो ये हमारे पास में कंपोजिट नंबर हो गया और ये उसके प्राइम फैक्टर हो गए, या तो हम क्या बोल सकते हैं, ये भाज्य संख्या है और ये उसके अभाज्य गुणनखंड है। तो हमने अब एक भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर को कैसे लिखा बेटा, उसके जो प्राइम फैक्टर है या अभाज्य गुणनखंड है उसके प्रोडक्ट या गुना के रूप में लिखा है। क्या लिखा है हमने, देखो ये अभाज्य संख्या, ये क्या हो गई हमारे पास में अभाज्य संख्या, ये उसके क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या है, ये उसके प्राइम फैक्टर है या अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और इनको कैसे रूप में लिखा है हमने, गुना के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। तो यही हमारी स्टेटमेंट है बेटा, यही हमारी स्टेटमेंट है। देखो हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। जैसे, या फिर देखो इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल या गुना के रूप में लिख सकते हैं। यही आधारभूत प्रमेय है ना, तो यही तो हमने लिखा है। देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। या हिंदी में हम कैसे लिखेंगे बेटा, इस प्रमेय के अनुसार क्या लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी अभाज्य संख्या को, है ना, कोई भी अभाज्य संख्या, सॉरी किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य कौन सी होगी, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और नंबर से भाग चला जाए, है ना, भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल या गुना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
गुना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या ये आपको पता नहीं था? बताओ, क्या ये आपको पता नहीं था कि हम 60 के गुणनखंड निकालते हैं, 60 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं और उसको ऐसे गुना के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं? ये तो आपको पता था। तो यही तो है आधारभूत प्रमेय या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको और एक एग्जांपल समझना है तो भाई देखो, अगर हम मान लो 50 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये हो गई हमारे पास में कंपोजिट नंबर या अभाज्य भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, ठीक है, या भाज्य संख्या। ठीक है, अब इसके क्या निकालने हैं हमें? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा? 25 आएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से भाग दोगे तो 1 आएगा। अब आप खुद बताओ, क्या हम 50 को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 गुणित 5 गुणित 5 और गुणित 1। ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी। तो बस इसी को तो आपको लिखना है स्टेटमेंट के रूप में, थ्योरम के रूप में। तो देखो, अब वापस से एक बार समझो, स्टेटमेंट आपको वैसे याद हो जाएगी। किसी भी भाज्य संख्या को, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में? 50 क्या है, 50 क्या है? भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, ये क्या है? उसके अभाज्य गुणनखंड है, और बीच में हमने क्या किया? गुना किया है। तो हम किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। या एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, है ना, ये आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसके जो प्राइम फैक्टर है इसके प्रोडक्ट के रूप में हम किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, ये आपको पता है। अगर आप 60 को देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, और अगर आपको इंटू में 1 लगाना हो तो लगा सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 15, 15 दूनी 30 और इंटू 2, यहाँ पर एक और 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको 20 के फैक्टर लिखने हैं तो पहले आप उसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, फिर क्या आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 5, 5 चौके 20 और गुणित 1, ये उसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसको हम इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक नंबर 2 है बेटा, सेकंड टॉपिक है हमारे पास में, थ्योरम 2 है। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। मान लो या सपोज दैट अगर आपके पास में 2 नंबर है, माना क्या? माना दो संख्याएं ए और बी है। ठीक है, सपोज 2 नंबर्स आर, क्या लिखोगे आप? सपोज 2 नंबर्स आर ए एंड बी। अब अगर हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम मान लेते हैं कि भाई एलसीएम, चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए तथा बी का एलसीएम कैसे लिखेंगे? चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं भाई, एलसीएम ए कॉमा बी। ए और बी का एलसीएम किसके बराबर होगा? ए कॉमा बी के बराबर। और अगर हम ए कॉमा बी का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसे हम कैसे लिखेंगे? एचसीएफ ए कॉमा बी। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अगर हम दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, इंग्लिश में समझ लो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इसके इक्वल होगा एलसीएम ऑफ 2 नंबर, एलसीएम ऑफ 2 नंबर या फिर बोथ नंबर, इसको हम लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ बोथ नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? मतलब दो संख्याओं का गुना, दो संख्याओं का गुना इसके बराबर होगा उनके एलसीएम
गुणित HCF के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में दो नंबर क्या है, ए और बी है, तो ए और बी का गुना क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। तो इनका एलसीएम क्या था, तो एलसीएम था, देखो हमारे पास में एलसीएम किसका, ए और बी का एलसीएम, एलसीएम ए कॉमा बी, तो एलसीएम ए कॉमा बी, इसका गुना किसके साथ हो जाएगा, इनके एचसीएफ के साथ में। तो इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ ब्रैकेट में ए कॉमा बी। ठीक है, तो ये हमारे पास में आज का सेकंड थ्योरम था। ठीक, अब इसका यूज कहाँ करेंगे हम, इसका यूज कहाँ करेंगे, तो यूज समझो, अगर हमें कोई दो नंबर दिए और उसका एलसीएम दिया हो, ठीक है, हमें कोई भी तीन चीजें दी रहेगी, तो उसका कोई भी तीन चीजें, जैसे दो नंबर ये दो हो गए और एलसीएम एक तीन हो गया, तो हमें एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ और एक कोई नंबर दिया हो, तो तीन हो गए ये, तो हम दूसरा नंबर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी तीन चीजें दी रहेगी हमें, तो हम चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है,